नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। आजमगढ़ के विकास के लिए एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने करीब 2000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और इस दौरान मुलायम ने कहा कि हमने अपने वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में यूपी की एसपी सरकार ने अच्छा काम किया है। काले धन पर बोलते हुए मुलायम सिंह ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने झूठे वादे किए। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी इसका जवाब दें कि उन्होंने जनता के साथ धोखा क्यों किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरा चीन से है। 647 करोड़ का सदानाथ हुआ आजमगढ़ जनपद में जो काम शुरू होगा और सत्याव चीनी मिल के लिए 400 करोड़ रुपया अभी हम आए हैं मीटिंग करके, काम शुरू हो गया। चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग करके मैं तब चला हूं, चीफ सेक्रेटरी को बुला के, अधिकारियों को बुला के बताओ आजमगढ़ की वही बातें लिखिए जो सच्चाई का सकते उन्होंने कहा। आप कह देना 400 करोड़ आप याद लीजिए, 447 करोड़ का तो सलाना है, सत्याव चीनी मिल का 400 करोड़ रुपया और कुछ सलाना 1047 करोड़ और घोषणा है 700 कुल बता दीजिए 38 करोड़ कुल बता दीजिए और कुल मिलाकर है 1983 करोड़ 2000 करोड़ तकरीबन 2000 करोड़ थोड़ा कम रह गया मामूली सा। 2000 करोड़ रुपया आजमगढ़ को सलाना यूका पर और आगे के चीन में से लेकर के देखे जा रहा है। और ये घोषणा जो की है जाते ही हम कहेंगे, यहाँ पर सब मिनिस्टर बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि आप समीक्षा कर लेना, इसे समीक्षा कर लेना, एक एक काम है ये सब लिखा हुआ। ये आजम नाम की बरकत भी है। तो 2000 करोड़ लोकार्पण सदानाथ आगे चीनी मिल से लेके सब मिला के चीनी मिल के लिए आपको जमीन देनी पड़ेगी, हाँ जमीन देनी पड़ेगी, जमीन चीनी मिल की आपको मुफ्त में देनी पड़ेगी तभी ये सारा है इसी जगह पर। हाँ तो ठीक है, ये है नहीं, इसे जानू के लिख दिया ना, जहाँ से आगे कहीं कोई बात न हो सके। तो अपने सभी साथियों से, आम जनता से हमारी अपील है कि समाजवादी पार्टी आंदोलन है और समाजवादी पार्टी की नीतियां सबको पता होना चाहिए। अगर दुनिया में जितनी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा अच्छी कोई व्यवस्था है वो है समाजवादी व्यवस्था। और समाजवाद का मतलब है समता और संपन्नता। और सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में पहली बार मुलायम सिंह यादव जब पहुंचे तब उन्होंने सैफई के मुकाबले आजमगढ़ को अपने दिल के करीब पाया। इस बयान के सहारे पूर्वांचल के साथ वो अपना भावनात्मक रिश्ता जोड़ना चाहते थे, चूंकि इनको पता है कि 160 विधानसभा सीट पूर्वांचल की क्या अहमियत रखती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इसके साथ ही केंद्र सरकार को काले धन के मुद्दे पर और चीन से बढ़ते नजदीकी संबंध के आधार पर उन्होंने घेरने की कोशिश की और इसके साथ ही 2000 करोड़ रुपयों की लागत से शिलान्यास और लोकार्पण के जरिए 2017 के ठीक पहले उन्होंने आजमगढ़ से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कैमरा पर्सन बाबूलाल साथ अमित कुमार, जी मीडिया, आजमगढ़। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार यूपी सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये बयान एसपी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यूपी के हक पाने के लिए केंद्र को बार बार चिट्ठी लिखनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि सूबे में सड़क निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए केंद्र से मिल रहे हैं, मनरेगा के लिए 5,000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 6500 करोड़ रुपए की दरकार यूपी को है। इतना ही नहीं, राजेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी को बिजली की कम आपूर्ति को लेकर भी सीएम ने खत कई बार केंद्र सरकार को लिखा है। चौधरी ने यह भी कहा कि केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनने के बाद गैर बीजेपी राज्यों के साथ सहयोग नहीं किया जा रहा। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। अवनीश, कि केंद्र और राज्य के बीच अच्छा सामंजस्य हो, केंद्र की बातों को राज्य और राज्य की बातों को केंद्र तक पहुंचाया जा सके, इसको लेकर कई बार बैठकें हुई हैं। क्या ये समझे वो बैठक सिर्फ बैठक बन रही, दरअसल जो सामंजस्य होना चाहिए वो है ही नहीं? देखिए श्वेता, अभी कुछ दिनों पहले भी मध्य क्षेत्र परिषद की जो बैठक हुई थी या फिर
तमाम मंत्रियों को उत्तर प्रदेश के दौरे हुए थे, उसमें उनसे मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी, तब ऐसा लगा था कि राज्य और केंद्र के बीच जो है वो कहीं न कहीं विकास के मुद्दे पर एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश का विकास जो है वो राजनीति कम करते हुए कहीं न कहीं विकास के पथ पर जो है उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह का बयान समाजवादी पार्टी की ओर से आया है और जो अभी हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खासतौर पर बीजेपी पर हमला करने की जो रणनीति अपनाई है, उससे ये सब दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को लेकर समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ उसकी हो सकती है और ऐसे में बीजेपी को काउंटर करना जो है उसके लिए आवश्यक है। और शायद यही वजह है कि अब इन तमाम मुद्दों पर जो है एक दूसरे को घेरने की कोशिश शुरू हो गई है और इसी कड़ी में आज ये पार्टी की ओर से औपचारिक बयान भी। अच्छा, एक बात ये बताइए, आज आजमगढ़ में जब मुलायम सिंह यादव है तो भी उन्होंने कहे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई निशाने साधे। ये कहा कि कालेधन के मुद्दे पर ये कहा गया था कि कालेधन देश में लाएंगे, लेकिन कितना लाएंगे ये अब तक पता ही नहीं लग पाया। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि विकास के मोर्चे की उन्होंने बात कही थी, रोजगार की बात। तो एक तरीके से कहें तो पूरी तरीके से टारगेट ही रखा गया था कि केंद्र सरकार किस तरीके से क्या कुछ कर रही है उसको देश की जनता के सामने रखा जाए, और शाम होते तक ये बयान आ गया। यही नहीं सोचा, बल्कि आजमगढ़ और बनारस जो नेता समाजवादी पार्टी के आज अलग अलग दौरों पर गए थे, उनके भी बयान अगर आप देखें तो सीधे तौर पर आजमगढ़ और बनारस के विकास की भी तुलना की गई। ये भी कहा गया कि मुलायम सिंह यादव के सांसद बनने के बाद आजमगढ़ में कितनी योजनाएं आई, कितनी बिजली रह रही है, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, जबकि बनारस में मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। केवल जो टीमें हैं, विश्लेषण की टीमें हैं, वही वहां पर दौरा करती रही। तो इस तरह के भी सवाल कहीं न कहीं उठाए जा रहे हैं जो बता रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरीके से होगी और इस तरीके से दोनों सियासी दल जो है वो एक दूसरे पर आरोप बिल्कुल, यानी टारगेट 2017 और कैसे एक दूसरे को आगे करना है, कैसे पीछे करना है, इसकी कवायद अभी से शुरू हो चुकी है। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर लखनऊ के लॉ स्टूडेंट मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी का फोटो जारी किया है, साथ ही आरोपी का पता लगाने वाले को 10,000 के इनाम का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स है दरअसल वो कौन है ये पता नहीं लग पा रहा और इसी बात को लेकर फोटो जारी किया गया और बताने वाले को 10,000 का इनाम भी दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। शुरुआत किस तरह से हुई उसकी हमारे पास वीडियो क्लिपिंग मौजूद है जो हमारे पीछे कंप्यूटर में रन कर रही है। इसमें साफ दिख रहा है कि गौरी श्रीवास्तव अपने किसी परिचित व्यक्ति के साथ उस दिन मोटरसाइकिल पर बैठी 1:19 पर लगभग 1 तारीख को, और उसके बाद वो उस व्यक्ति के साथ कहीं चली गई। इससे ये साबित हो रहा है कि शायद कुछ परिचित व्यक्तियों ने ही गौरी श्रीवास्तव का कत्ल किया है। तो लखनऊ में लॉ छात्रा की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद इस हत्याकांड की जांच का जिम्मा एसटीएफ के आईजी सुजीत पांडे ने अपने हाथ में ले लिया है। आईजी ने इस मामले में लखनऊ के एसएसपी को बुलाकर पूरी जानकारी ली और इसके अलावा आईजी ने हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस और एसटीएफ के 30 तर्रार अफसरों की एक टीम भी बनाई है। आईजी सुजीत पांडे ने इस टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि इससे पहले इस हत्याकांड को सुलझाने का जिम्मा एसटीएफ के एसएसपी को दिया गया था, लेकिन अब जो जांच का जिम्मा है वो एसटीएफ के आईजी को दे दिया गया। विवेक तिवारी जी मेरे संवाददाता हमारे साथ है। विवेक, ये बताइए कि पहले एसएसपी को दिया गया एसटीएफ के और अब आईजी को ये मामला दिया जा रहा है, आखिर क्या हो रहा है? देखिए, कल मुख्यमंत्री से डांट खाने के बाद स्थिति ये है कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि 2 दिन में 3 दिन में हम केस को ओपन कर देंगे, लेकिन हकीकत श्वेता यही है कि पुलिस बिल्कुल सिफर है। अभी तक उसके हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं लगा है जो हत्यारों तक पहुंचने के लिए काफी हो। इसी वजह से एसटीएफ को जांच दे दी गई है। खुद आईजी एसटीएफ सुजीत पांडे जो लखनऊ में भी रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ में जिम्मा लिया है। आज उन्होंने अपनी तरह से जांच शुरू की। पुलिस एसएसपी को बुला के सारे जो भी जांच अब तक की हुई है उसकी समीक्षा की, फिर घटनास्थल पर गए। तो अब खुद इस केस को देख रहे हैं और अच्छे अफसर है सुजीत पांडे, लेकिन लखनऊ पुलिस का फेल्योर सामने आ रहा है कि 4-5 दिन हो गए और अभी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है सिवाय कुछ सीसीटीवी फुटेज के। जी चलिए विवेक, अब देखना होगा कि क्या कुछ हो पाता है। जिस तरह से एसटीएफ के आईजी को अब ये पूरी जांच का जिम्मा दिया गया है, देखना होगा कि अब किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ता है और कितनी जल्दी सुलझता है। पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ में लॉ स्टूडेंट की हत्या के मामले में पुलिस शहर भर में सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। मामले के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि एसएसपी ने 2 दिन में केस निपटाने का दावा किया था। दरअसल 1 फरवरी को आरोपी ने मृतक के पिता को इको पार्क में बुलाया था और
उस वक्त पुलिस ने 100 नंबर पर कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। उधर छात्रा की हत्या के विरोध में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रशासन जिस तरीके से इस तरीके को इसको हल कर रहा था, मैं शुरू से उनको लीक दे रहा था। अगर वो शुरू से उस तरीके से करे होते तो आज वो सामने होता, जिसके लिए सब दौड़ रहे हैं। मैं अभी भी चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उसको मिले, और हमारी जितनी बहनें हैं, बेटियां हैं, सब सुरक्षित रहें। आज हमारा धरना गौरी हत्याकांड को लेकर है। इसमें लखनऊ की तमाम संस्थाएं, तमाम लोग जुड़े हैं, जो मांग कर रहे हैं कि इस अखिलेश सरकार में और लखनऊ महानगर में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहां भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। रोज प्रतिदिन अखबारों में, दूरदर्शन में रोज घटना दिखाई जा रही हैं। आज हम लोग की डिमांड है कि गौरी के हत्यारों को, जैसे कल डीएम में भी कहा, हम लोग ने प्रदर्शन किया था कि 3 दिन के अंदर वो लाएंगे हत्यारों को, और उसके बाद में कानून उन पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और जल्दी इंसाफ मिलेगा। और फिर से हम लोग मांग करते हैं कि ये ना हो कि जैसे मोहनलाल घटना में हुआ था वैसे ही यहाँ पर लीपापोती हो जाए। यूपी में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कुछ शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से लोगों के लिए मुश्किलें हो रही हैं। लखनऊ, कानपुर, हापुड़, नोएडा और फर्रुखाबाद की तस्वीरें हैं। यूपी में 100 से ज्यादा मामले स्वाइन फ्लू के अब तक आ चुके हैं, जिसे देखते हुए अस्पतालों में अलग से ही स्वाइन फ्लू वार्ड बनाया गया। लेकिन ये क्या वार्ड वाकई कारगर हो रहा है, क्या सही में जांच हो पा रही है, ये वो सवाल है जो जरूर एक एक मामले के बाद खड़े होते चले जा रहे हैं। तो कानपुर में स्वाइन फ्लू से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। मामला किदवई नगर की जूही लाल कॉलोनी का है। बच्ची की मौत बुधवार को हुई थी और अब इस बात की पुष्टि हुई है, मौत स्वाइन फ्लू से हुई है। परिजनों के मुताबिक बच्ची 14 दिनों से बीमार थी। बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। सीएमओ के निर्देश पर 5 डॉक्टरों की टीम ने परिवार के सभी लोगों को जांच की और डॉक्टरों ने सतर्कता बरतते हुए पूरे परिवार को एंटीबायोटिक दवा दी है। इधर जिला प्रशासन सभी नर्सिंग होम और अस्पताल को पहले ही सतर्क किया जा चुका है। उन्होंने H1 जांच के लिए भेजा। हाँ, तो उन्होंने कहा इसके लिए फीवर टेस्ट होगा, फीवर से पता लगेगा। फीवर क्योंकि उसको बहुत आ रहा था, फीवर दवा चलने के बाद भी फीवर नहीं जा रहा था, 104 सब बना रहा। फिर उन्होंने दूसरे ने बोला कि नहीं आज 101 हो गया, शायद इसको स्वाइन फ्लू नहीं है। कल ही रिपोर्ट आई है, शायद रिपोर्ट हमें उन्होंने दिखाई नहीं कि आपकी रिपोर्ट देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके बारे में कुछ भी नहीं। जब लास्ट टाइम आ गया, मतलब उसकी डेथ की कंडीशन में आ गई, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये स्वाइन फ्लू उसमें पॉजिटिव है, उसमें स्वाइन फ्लू है। तो उसकी जांच हिस्ट्री लेने के बाद पता चला है कि यहाँ पे जो रहती थी बच्ची अकेली रहती थी और जो इनके मामा थे पुलिस में नौकरी करते हैं और ये कहीं ना कहीं आते जाते मतलब सफर वफर करते होंगे, तो वहीं से कहीं से। तो यूपी में स्वाइन फ्लू के अब तक 122 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 43 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसमें स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा मामले लखनऊ में पाए गए हैं। स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। इधर अमरोहा में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। इसका कारण है कॉटन वेस्ट कारखाने से जमीन में घुलता केमिकल युक्त पानी, जिसका सबसे ज्यादा असर कारखानों के पास रहने वाले लोगों पर पड़ा है, जिसकी वजह से लोग कैंसर और विकलांगता जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मामला सामने आने के बाद डीएम ने जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कहते आप बिलोचन से धुलती यहाँ पर कत्तर है, वो पानी डलता है कहीं के खल्लों में, वो आ रहा है नलों में पानी, उसे कोई पी नहीं सकता। जो पी रहा है कि वो हो रहा है, धसका लग रहा है। तो मेरा बच्चा हो गया बीमार, कैंसर की बीमारी से मेरा बच्चा खत्म हो चुका, और खत्म होने के बाद उसने छोड़े 3 बच्चे। कोई सरकार देख रही, कौन देख रही है बताओ। केमिकल यूज करने से जो ग्राउंड वाटर है वो खराब होता है, तो दूसरे डिफरेंट टाइप के उसके रिएक्शन होते हैं। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसमें पहले भी जो है ऑर्डिनेंस लिया गया था और सारी चीज़ों को अध्ययन करके उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे करके कारखाने बंद कर दिए जाए, फर्स्ट फेज में इनकी लाइट काट दी जाए, बिजली बंद कर दी जाए। तो उन्हीं को हमने पूछा हुआ है कि कौन कौन से कारखाने फर्स्ट फेज में बंद कर दिए।
तो लिहाजा इसमें कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द कार्रवाई होगी। सरकार ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, मगर लोग इसे पाने के लिए परेशान हैं। दरअसल आधार कार्ड को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा डाक विभाग के पास है, मगर डाक विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। आरोप है कि कई जगह पर आधार कार्ड घर तक पहुंचने की बजाय इधर उधर फेंके जा रहे हैं। निषाद नगर में नाले के किनारे कई आधार कार्ड मिले। लोगों का कहना है कि डाक विभाग की लापरवाही की वजह से उन्हें आधार कार्ड नहीं मिला। मामला सामने आने के बाद हेड पोस्ट मास्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। ये बड़ी मेहनत से हम लोगों ने आधार कार्ड बनवाए हैं और वो हम लोग तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमको चार दिन लग जाते हैं बनवाने में और रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं और बड़ी दिक्कत से बनवाते हैं। वो आधार कार्ड इधर पड़े हुए हैं, हम लोग मुसीबत में हैं कि वो आधार कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। गैस की किल्लत में लगाने पड़ रहे हैं। वो आधार रोज कहते हैं वो आधार कार्ड भेजिए, मैसेज भेजते हैं फोन पे और वो आधार कार्ड हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं। वो हम लोगों ने है संज्ञान में लिया, मेरी नॉलेज में आई, तुरंत मैंने जो है इसका एक्शन लिया और सहायक वितरण डिलीवरी जो पोस्टमैन स्टाफ वगैरह उनके अंडर में होता है, उनसे मैंने कहा और संबंधित पोस्टमैन को निर्देश दिए कि जहां आपने छोड़ रखे हैं या भूल आए या किसी को दे दिए हैं उनको तुरंत इकट्ठा उठा के और हर व्यक्ति को घर घर जाके दें। उस पर थोड़ी मतलब जो है कार्रवाई शुरू हो गई है और शीघ्र ही उनका समाधान करा दिया जाएगा। एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में गवर्नर राम नाईक ने चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जांच समिति गठित कर दी है। रिटायर्ड जज एसके त्रिपाठी की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय समिति को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि कुलपति पर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप है। 75 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कई शिकायतें मिली थी, जिसके ऊपर अब ये कार्रवाई की गई है। वाराणसी के चोलापुर में मौजूद आयर गांव में लड़की का सौदा किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 2 संदिग्धों की तलाश जारी है। दरअसल मामला बीती 6 जनवरी का है। शादी का झांसा देकर आरोपी युवक युवती को बहला फुसलाकर बुलंदशहर ले जाया गया और वहां पर 52,000 रुपए में उसका सौदा कर दिया गया। घुसने के लिए कि मनोज जी आया, मेरे लड़की के भगा के ले जाना, बस ले जाके बेच दिया। कितने में चला? 52,000 में पेपर में डीलर लाया। जब ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने जो है इसमें कार्रवाई की है और लड़की बरामद हो गई है। उसके बयान के आधार पे इसमें संबंधित धाराओं की ओर अभिवृद्धि की जाएगी और उसकी बाकी जो कानूनी कार्रवाई होती है वो सब पूरी की जाएगी।